IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से एक्सक्लूसिव बातचीत हमारे डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर सुमित अवस्थी के साथ। और इस वक्त धन्यवाद नवजोत। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नए नवेले मीडिया इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला जुड़ रहे हैं। रणदीप जी, स्वागत है। इस पहले इंटरव्यू के लिए शुक्रिया इस बड़ी जिम्मेदारी के बाद। लेकिन बड़ी जिम्मेदारी आते ही जैसे सर पर ओले पड़े, एकदम से इतना बड़ा खुलासा होता है। आपके अपने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े होते हैं, उनको आरोपी बनाया जाता है, कांग्रेस अध्यक्ष को मार्च पास करना होता है। क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं लगता, अगर आप सुमित जी से देखें, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की निष्पक्षता, उनकी ईमानदारी, पारदर्शिता जग जाहिर है, पूरा देश और दुनिया जानती है। इस पूरे मामले में जो 15% हिस्सा हिंडाल्को कंपनी को दिया गया, इसकी सीबीआई 3 बार जांच कर चुकी। सब कुछ निष्पक्ष, पारदर्शी पाया गया। कोर्ट की प्रक्रिया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उसमें संपूर्ण विश्वास है, कांग्रेस को विश्वास है, हम जवाब देंगे और बिल्कुल निर्दोष साबित होंगे। लेकिन रणदीप जी, मनमोहन सिंह तो कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, ट्रूथ विल प्रिवेल, उनके कोर्ट आता है जी। क्या कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को इस बात की चिंता है कि इस जांच की आंच अब 10 जनपद तक पहुंच रही है? मुझे नहीं लगता। अगर आप हमने कल इस बात का पूरा खुलासा भी किया था। 1993 से 2012 तक कोलाप्टन स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से किया गया, पर पहली बार डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस ने 2005 में इसमें पारदर्शिता लाई, जब हमने सारा कोलाप्टन एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से किया। 2005 जुलाई में ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं पीएमओ में मीटिंग बुलाकर कोल ऑक्शन बिडिंग के थ्रू करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उस समय की झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब विपक्ष की सरकारों ने ऐतराज किया। और फिर कोल ऑक्शन बिडिंग रूल्स 2 फरवरी 2012 को खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस लेकर आए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है, कोई भी जांच करे, हम इसका स्वागत करते हैं। आप कह रहे हैं पारदर्शी है, कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन यह भी सच्चाई है कि 6ठे नंबर पर उस चार्जशीट में मनमोहन सिंह का नाम है, उनको बुलाया गया है, समन किया गया। समन करते वक्त जज साहब कहते हैं कि सम एक्ट्स ऑफ देयर ओमिशन एंड कमीशन, दो नॉट ऑल, शो देयर कॉम्प्लिसिटी इन दी कॉन्स्पिरेसी। कॉम्प्लिसिटी और कॉन्स्पिरेसी, 2 शब्दों का इस्तेमाल अपने ऑर्डर में जज साहब ने किया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, और मनमोहन सिंह ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे नहीं पता था। सुमित, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी भी तालाबीरा 2 और 3 कोल ब्लॉक के आपटन में ये नहीं कहा कि उन्हें नहीं पता था। उनको बाकायदा हिंडाल्को ने एक चिट्ठी लिखी कि उन्हें एल्यूमिनियम प्लांट के लिए कोल चाहिए। उसके बाद वो चिट्ठी एग्जामिन हुई कोल मिनिस्ट्री से, और उसी समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने कहा कि इनको ये कोल ब्लॉक दिया जाना चाहिए, क्योंकि एल्यूमिनियम प्लांट प्रांत में है, रोजगार पैदा होगा, इन्वेस्टमेंट पैदा होगा। उसके आधार पर रिकमेंडेशन आई, और महानदी कोल जो सरकारी उपक्रम है, नवेली लिग्नाइट जो सरकारी उपक्रम है, उनको 17% और 15, यानी 100 में से 85% सरकार की कंपनियों को और 15% हिस्सा इनको दिया गया। हमने हमेशा ये कहा है कि हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर कोल मंत्री इस पर मोहर लगाई थी और सही किया था। ये नीतिगत सही निर्णय था। ये जो आपने बताया, ये तो बात की चीज है। इसके पहले का मैं बता देता हूँ जी। स्क्रीनिंग कमेटी ने मना कर दिया था, आपको याद होगा। इसके बाद चिट्ठी लिखते हैं कुमार मंगलम बिरला, उस चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री राय पूछते हैं कोल सेक्रेटरी की। कोल सेक्रेटरी अपनी राय बताते हैं पीसी पारक साहब कैबिनेट सेक्रेटरी को, और उसमें वो सवाल खड़े करते हैं कि क्या इस तरीके से हिंडाल्को को, जिनको मना किया गया है, दोबारा एलोकेशन करना ठीक होगा। और उसके बाद एलोकेशन होता है। सीबीआई, मैं और जोड़ दूं इसमें, पहली इन्वेस्टिगेशन में क्लोजर रिपोर्ट लगा देती है कि कोई सबूत नहीं है। कोर्ट कहता है कि दोबारा जांच करो, दोबारा जांच होती है स्पेशल लीव पिटीशन के बाद, और उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद, जांच के बाद बाकायदा मनमोहन सिंह से पूछताछ होती है, और आज मनमोहन सिंह उस पूरे मामले में एक्यूज्ड है। देखिए, पीसी पारेख जो तत्कालीन कोल सचिव थे जिनकी आपने चर्चा की, ये रिकमेंडेशन के इसे 70, 15 और 15 इस प्रकार से हिस्से में कोल ब्लॉक दिया जाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन पीसी पारेख जी की थी। वो रिकमेंडेशन किस आधार पे थी? स्टीयरिंग कमेटी ने उस समय ये निर्णय नहीं किया था, ये सच है। दोबारा इसकी जांच हुई, और उड़ीसा की सरकार ने ये कहा कि क्योंकि माइन और मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट में ये कोल ब्लॉक हमारे प्रांत में है, हमें ये देखना है कि कोल किसको दिया जाए, हमें रोजगार पैदा करना है, हमें निवेश पैदा करना है, इसलिए हमारी ये सिफारिश है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर
उनकी कोल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर कोल मिनिस्ट्री ने एक सोच समझकर यह निर्णय किया। पीसी पारिक साहब ने, वो उन्होंने कोल मिनिस्टर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे उनको पुटअप किया, एक्सेप्ट किया। हम लगातार ये मानते हैं कि ये पारदर्शी निर्णय था, ईमानदारी से किया गया निर्णय था, प्रांत की रिकमेंडेशन, उड़ीसा की रिकमेंडेशन के मुताबिक किया गया निर्णय था और सही निर्णय था। और अदालत में ये साबित होगा, दूध का दूध पानी का पानी समन करती है कोर्ट, प्रधानमंत्री को समन करती है, पूर्व प्रधानमंत्री को। देखिए, मैं न्यायिक प्रक्रिया पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझता, पर यह सही है कि अदालत की एक प्रक्रिया चली है। कोई चार्जशीट अभी तक नहीं आई है, उसके ऊपर फिर अदालत निर्णय करेगी। प्रथम साक्षी के आधार पर कोर्ट ने एक समन जारी किया है। मुझे लगता है कि केवल इस मात्र पर डॉक्टर मनमोहन सिंह या किसी और व्यक्ति को दोषी करार दिया जाना गलत है। कोर्ट को एक निर्णय लिया है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम आदेश देखेंगे और उस पर उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं फिर से उस सवाल पर लौट रहा हूं जी, कि क्योंकि मनमोहन सिंह के पास कोल मंत्रालय था जी, क्योंकि कोल सेक्रेटरी ऑब्जेक्शन कर रहे थे, क्योंकि ऑब्जेक्शन के बावजूद भी आवंटन किया गया हिंडाल्को को, यह कहा जा रहा है आपके विरोधियों के द्वारा कि इसके ऊपर 10 जनपद का इंटरेस्ट था। 10 जनपद के कुछ खास लोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के कुछ खास लोग चाहते थे कि यह एलोकेशन किया जाए, उसके पीछे उनका फायदा था, निजी फायदा था, और कुछ नाम भी लिए गए हैं आपकी पार्टी के बड़े नेता। मैं दो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए। सबसे पहले, श्रीमती सोनिया गांधी ने कभी सरकार के किसी नीतिगत निर्णय में, ना उनके स्टाफ, ना पार्टी के किसी आदमी ने किसी नीतिगत निर्णय में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की। ये मैं नहीं कह रहा, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक से अधिक बार कह चुके हैं, सदन के बाहर और अंदर। दूसरी बात, आपने कहा कि पीसी पारिक जो तत्कालीन कोल सचिव थे, हिंडाल्को को कोल आवंटन का विरोध कर रहे थे। मैं माफी चाहूंगा, ये बात गलत है। जो हिंडाल्को को 15% कोल ब्लॉक के अंदर हिस्सा दिया गया, वो पीसी पारिक जी और पूरी कोल मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन और उड़ीसा की सरकार की सिफारिश पर दिया गया, जिसका अनुमोदन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। उन्होंने अनुमोदन किया, आप मान रहे हैं इस बात? जी बिल्कुल किया। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये फाइल के ऊपर मौजूद है और हमने हमेशा से माना। अगर गलती हुई है तो मनमोहन सिंह से भी हुई है। अगर गलती, मैं अगर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं फिर आपसे ये दोहराऊंगा, आप बहुत सजग पत्रकार हैं, सटीक हैं। इस कोल ब्लॉक के आवंटन में या किसी कोल ब्लॉक के आवंटन में पूर्ण पारदर्शिता बरती गई है, कोई गलती नहीं हुई। जब अदालत सारे तथ्य देखेगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। इस बात का तो डर नहीं है रणदीप सुरजेवाला को या उनकी पार्टी को कि जब कोर्ट में मनमोहन सिंह खड़े होंगे या उनके वकील खड़े होंगे और जब वो ये बताएंगे कि क्यों मुझे कहा गया, फोन आया कि इस फाइल को अप्रूव करना है, इसलिए मैंने किया, और वो नाम खुल जाएंगे, इसीलिए आज पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी मार्च पास करती उनके घर तक पहुंची? जी बिल्कुल नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। हमें फक्र है कि उन्होंने 10 वर्ष तक पार्टी की सरकार का नेतृत्व किया। उनका सम्मान ना केवल कांग्रेस पार्टी के अंदर है, पर पूरी देश और दुनिया में है। आज भी जो पूरे देश और दुनिया से रिएक्शंस आए हैं, आप देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से आम जनमानस उनके हक में, उनकी ईमानदारी, उनकी सजगता, पारदर्शिता के हक में खड़ा है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह किसी व्यक्ति के कहने से कभी गलत निर्णय नहीं लेंगे, ये उनके व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा है। हम सब बात जानते हैं रणदीप जी कि मनमोहन सिंह पहली चॉइस नहीं थे प्रधानमंत्री बनने के, सोनिया गांधी चॉइस थी 2004 में। सोनिया गांधी की चॉइस मनमोहन सिंह थे, जिसको पूरी पार्टी ने एंडोर्स किया। कोई नहीं जानता था मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बन जाएंगे 15 मई के पहले, 2004 की बात कर रहा हूँ। मैं था उस वक्त में, मैंने वो पूरा चीज कवर किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, मनमोहन सिंह एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, रिलक्टेंट प्राइम मिनिस्टर बने, और 10 साल में एक बार वो असर्ट करते हुए दिखाई दिए न्यूक्लियर डील के टाइम पे। वरना वो सरकार बचाते हुए, अलाइस को समझाते हुए, और ये बात खुद उन्होंने मानी कि कई तरह के पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, कई तरह के उनकी मजबूरियों के तहत वो काम कर रहे थे। तो क्या इसी दबाव के तहत वो कुछ भी काम कर सकते थे? क्योंकि CWG घोटाला, 2G घोटाला, कोल स्कैम, इतने स्कैम है कि बीजेपी ने A to Z तक गिना दिए थे अपने कैंपेन में। सुमित, ये भारतीय जनता पार्टी और कुछ लोगों के द्वारा बहुत वर्षों तक ये प्रचार किया गया, बार बार, और उनमें से कई बार ये बातें उठती हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस के वित्त मंत्री के तौर पर 1991 से 1996 के बीच में हमारी अर्थव्यवस्था का डिस्कोर्स बदला। उस समय भी डॉक्टर मनमोहन सिंह राजनीति में थे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश को बदलने में 1991 से 96 के बीच में भी एक सजग सक्रिय भूमिका एक अर्थशास्त्री और मंत्री के तौर पर निभाई थी। उनके गुरु डॉक्टर ठीक है, उनके गुरु पर मैं आऊंगा। नरसिम्हा राव साहब जो उनका नाम भी चार्जशीट में आता है, उन पे भी आरोप होते हैं। वही बात चेले पर भी हो रही है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री बने तो वो केवल श्रीमती सोनिया गांधी की अकेली चॉइस नहीं थे, पूरी पार्टी की चॉइस थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने अपने विवेक से, जो आज तक शायद इस देश के इतिहास में कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाया, जिस प्रकार की सत्ता की लोलुपता की लड़ाई हम हर रोज सड़कों पर से संसद तक देखते हैं, श्रीमती सोनिया गांधी अकेला ऐसा व्यक्तित्व थी जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री पद को छोड़कर संगठन का नेतृत्व करना उचित समझा और सबसे काबिल, ईमानदार और साफ गोई वाले आदमी, एक सजग नेतृत्व वाले आदमी जिसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश था, उनको देश का प्रधानमंत्री आम सहमति से बनाया, जिसका सबने स्वागत किया। ये सच है कि हम कोएलिशन गवर्नमेंट चलाते थे। कोएलिशन गवर्नमेंट की अपनी मजबूरियां होती हैं, अलाइज के भिन्न भिन्न विचार होते हैं और उन सबका तालमेल बिठाना प्रधानमंत्री के तौर पे उनकी जिम्मेवारी थी। ये हमारी कमजोरी नहीं थी, ये उनकी काबिलियत थी कि इसके बावजूद भी उन्होंने 10 वर्ष तक सरकार चलाई। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि इस मामले की जांच आगे तक जाएगी, जब मनमोहन सिंह से बातचीत हो जाएगी, कोर्ट में पूछताछ हो जाएगी, सवाल जवाब हो जाएंगे, तो इसमें मोतीलाल वोरा, पुलक चटर्जी, अहमद पटेल जैसे नेताओं के नाम आने वाले। सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत वर्षों पहले अपना संतुलन खो चुके थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में भी अपना मोदी जी और उन सबके पास खोया हुआ कुछ आधार तलाश रहे हैं और इसलिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी खुद की पार्टी और विरोधियों सबके बारे में करते रहते हैं। हम उन पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं समझते। आपने टिप्पणी कर दी है, टिप्पणी मत करिए आप। लेकिन रणदीप, अब पूरी पार्टी थी, राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी SMS के जरिए केरल में आपके सीनियर लीडर का डेथ हुई, उन्होंने शोक जताया। मनमोहन सिंह के पक्ष में राहुल गांधी का बयान क्यों नहीं आया? 24 घंटे से ऊपर हो गए। पूरी कांग्रेस जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ खड़ी है, उनके नेतृत्व के साथ खड़ी है, उनकी ईमानदारी और साफ गोई के साथ खड़ी है। हमने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष और कांग्रेस नेतृत्व की अनुमति से छुट्टी पर हैं और वो एक विशेष आत्म विश्लेषण की एक प्रक्रिया से निकल रहे हैं। मैं अगर छुट्टी पर हूं, उसके बावजूद भी केरल में किसी सीनियर लीडर की डेथ होती है, आप वहां से उनके बिहाफ पे SMS आता है, आपकी मीडिया डिपार्टमेंट रिलीज करता है, पूरे चैनल्स पे चलता है, अखबारों में छपता है जी। मनमोहन सिंह का नाम आ गया, 24 घंटे हो गए, अब तक एक स्टेटमेंट नहीं है राहुल गांधी की तरफ से, ना कोई अफसोस, ना कोई चिट्ठी, ना कोई पत्री। क्या माना जाए? मैं केवल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति छुट्टी पर है या आत्म विश्लेषण पर है या अपनी आंतरिक ताकत को और पार्टी की पूरी विचारधारा पर दोबारा पुनर्विचार वो कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं कि वो किसी के शोक के अंदर शामिल नहीं हो सकते, चाहे शारीरिक तौर से ना जाकर हो पाए। चाहे विनोद मेहता जी की बात आपने की, चाहे वो हमारे केरल के वरिष्ठ स्पीकर थे, चाहे मुलायम सिंह जी का स्वास्थ्य था, तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जो समाज में आपसी संबंधों का एक हिस्सा है। मुझे नहीं लगता कि उसमें राजनीतिक मायने पड़ने चाहिए। जब श्रीमती सोनिया गांधी, पूरा कांग्रेस नेतृत्व चलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ अपना सहयोग, अपनी तटस्थता और उनके अंदर अपना विश्वास पैदा करने के लिए जा रहा है, तो राहुल जी, सोनिया जी या किसी और के अंदर अंतर्भाव का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। लेकिन रणदीप, ये भी तो सच्चाई है कि ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने मनमोहन सिंह सरकार का वो मशहूर या वो कुख्यात ऑर्डिनेंस प्रेस क्लब में आके सरेआम फाड़ के फेंक दिया था, जिसमें दागी नेताओं को बचाने की बात की गई थी। अब वही राहुल गांधी उसी मनमोहन सिंह के पक्ष में खड़े होते, बयान देते, SMS करते दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं क्या समझूं, राहुल गांधी क्या मनमोहन सिंह से परेशान है, नाराज है? सुमित, मैं आपको और आपके दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि ये वही डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने स्वयं सदन के बाहर और अंदर ये कहा था कि वो उनके राजनीतिक गुरु हैं। सोनिया जी के बाद सबसे ज्यादा अगर राहुल जी ने किसी से सीखा तो मनमोहन सिंह जी से सीखा। परिवार के एक बड़े सदस्य के तौर पर राहुल जी उनका आदर करते हैं। जहां तक उस अध्यादेश को फाड़ने की बात है, वो कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी। अगर संसद और विधायिकाओं में अपराधी बने रहेंगे और अगर राहुल गांधी जी सब राजनीतिक दलों समेत मेरे राजनीतिक दलों की
इस नीति का विरोध करते हैं तो ये एक नीतिगत विरोध है देश के नौजवान का, जिसको राहुल गांधी ने सरकार के प्रधानमंत्री के खिलाफ, जो विदेश में है उस वक्त, जिसको खुद को बताया जाता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि ऐसा हुआ है क्या। ये आपकी पार्टी में चल रहा था सब कुछ, हम सब कैमरे के सामने हैं। सुमित बिल्कुल है, और हम ये कह रहे हैं कि हम आज भी उस बात पर तटस्थ हैं। कारण बड़ा स्पष्ट था, इस देश का नौजवान, इस देश का आम जनमानस और नागरिक ये चाहता था कि संसद और विधायिकाओं में साफ गोई हो, और वहां पर जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं, वो चाहे राजनीतिज्ञ ही क्यों ना हो, उनसे उनको निजात मिल सके। सारे देश में एक माहौल था, सब दलों ने समेत कांग्रेस के एक निर्णय किया था और ऑर्डिनेंस लाया गया। उस ऑर्डिनेंस का विरोध करने का साहस देश के एक नौजवान ने अपने राजनीतिक दल के विरोध में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के विरोध में नहीं, अपने राजनीतिक दल बीजेपी और सब राजनीतिक दलों के एक सामूहिक निर्णय के विरोध में राहुल जी ने वो साहस दिखाया, और उसका कारण था कि वो देश का कानून आज तक कायम है। इसका श्रेय हमें राहुल जी को देना चाहिए। आज वही नेता रिफ्लेक्ट कर रहा है, आत्मविश्लेषण करने गया हुआ है, कहीं गायब है। जब जो इस देश को चलाने की बात कर रहा था, जो इस देश को दिशा दिखाने की बात कर रहा था, वो राहुल गांधी सीन में ही नहीं है। और कहाँ है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं में ही कंफ्यूजन की स्थिति है। कोई कहता विदेश में है, कोई कहता स्वदेश में है, किसी को नहीं पता। और राहुल गांधी, मैं सिर्फ इतनी सी बात बार बार राहुल गांधी इसलिए कह रहा हूं, मुझे लगता है एक पत्रकार होने के नाते, कांग्रेस पार्टी को कवर होने के नाते, कि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट मनमोहन सिंह के लिए आना चाहिए था, जैसे बाकी नेताओं के लिए आया। आपका विचार है, हम उसका सम्मान करते हैं, पर मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हर व्यक्ति की अपनी निजता है, प्रिवेसी है। हमें वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं उन अटकलबाजियों को छोड़कर, राहुल गांधी जी कहीं गए नहीं हैं। उन्होंने बाकायदा कांग्रेस अध्यक्षा जी और कांग्रेस नेतृत्व से अनुमति लेकर आत्म विश्लेषण की इजाजत ली है, ताकि वो पार्टी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाकर जनता की आवाज बना सके। वो वापस आएंगे, पार्टी और ज्यादा उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी, और ये बात खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनेकों बार कही है। मुझे लगता है कि उसके मायने निकालना अनुचित होगा। चलिए एक चीज और बताइए, सारी दुनिया के नेता सीधे इंटरैक्शन कर रहे हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, किसी न किसी तरीके से जी। कोई फेसबुक पे है, कोई ट्विटर पे है, किसके अपने ब्लॉग्स लिखता है, तो कोई अपने आर्टिकल्स लिखता है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अप्रोचेबल क्यों नहीं है? ना वो ट्विटर पे है, ना वो फेसबुक पे है। अगर मेरा मन करे कि मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछूं, तो मुझे पहले रणदीप सुरजेवाला के ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, रणदीप को बोलना पड़ेगा, फिर राहुल गांधी के ऑफिस में बात होगी, और फिर जाकर मैं राहुल गांधी तक पहुंचूंगा, या मेरा सवाल पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं पता है। पर अगर मैं इस देश के प्रधानमंत्री से बात करना चाहूं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करना चाहूं, तो मैं ट्विटर पे उसके पास संदेश छोड़ सकता हूं। जो वो जवाब दे या ना दे बात की बात है, कम से कम मुझे तसल्ली है कि वो चिट्ठी वहां तक जा रही है। आपने कम से कम एक बात कही जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने कितने इंटरव्यू दिए? शायद एक विदेशी एजेंसी को दिया था लास्ट, जो मुझे याद है। वो ट्विटर पर वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, एक तरफा जरूर जवाब देते हैं। जो उनके मन में आएगा वो मन की बात से कह देंगे, उस पर प्रश्न कोई उठा नहीं सकता। ट्विटर पर वो कह देंगे जो उनके मन में आएगा। कई बार ये भी शक होता है वो स्वयं चलाते हैं कि कोई और भी चलाता है, पर वो बात छोड़ दीजिए। मेरा सिर्फ केवल इतना कहना है, सोनिया जी हो या राहुल जी हो, वो पार्टी के आम काडर से जुड़े हैं। पत्रकार मित्रों से समय समय पर, कभी देर भी हो जाती है, पर समय समय पर उनसे मुलाकात होती है। राहुल जी और सोनिया जी हमेशा संसद से भी बाहर आते हुए कोई पत्रकार साथी रोककर सवाल पूछे, और राहुल जी के बारे में भी पूछा गया तो हम जवाब देते हैं। भारत की जनता, मोदी जी के आज लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं जी। राहुल गांधी क्यों नहीं आते हैं ट्विटर पे? मैं ट्विटर की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि राहुल गांधी के साथ वो वन वे इंटरेक्शन भी क्यों नहीं है? हमको क्यों नहीं पता लगता कि राहुल गांधी XYZ मुद्दे के बारे में क्या सोच रहे हैं? सुमित, आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। सोशल मीडिया पर राजनेताओं को अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के लिए और ज्यादा क्रियाशील होना चाहिए, ये सच बात है। पर कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत चुनौती और व्यक्तिगत चॉइस का मामला भी है। कुछ लोग हैं, कुछ नहीं हैं। ये प्रश्न आप मुझसे भी कर सकते हैं। मेरा ट्विटर अकाउंट अभी तक नहीं है, इसलिए कि सारे अकाउंट्स किसी ने हैक कर लिए थे। परंतु ये आप जो फरमा रहे हैं वो बात आप कह सकते हैं, पर हर व्यक्ति का अपना राजनीतिक शैली और तरीका है। मुलायम सिंह यादव ट्विटर पर क्यों नहीं है? नीतीश कुमार जी शायद ट्विटर पर क्यों नहीं है? मायावती जी ट्विटर पर क्यों नहीं है? पर उसका यह मतलब नहीं है कि ये जनता से जुड़े हुए नेता नहीं है। जनता से जुड़ने का सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
खासतौर से युवा भारत में। परंतु केवल यही माध्यम है और आपका अपना काम, आपका जनता से जुड़ाव, आप दिन प्रतिदिन लोगों के बीच में जो जाते हैं वो जुड़ाव, वो नहीं है तो शायद ये गलत होगा। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में संतुलन आवश्यक है। सुझाव अच्छा है, मैं आपका सुझाव अवश्य कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों तक पहुंचाऊंगा। एक आखिरी सवाल मुझे वाइंड अप भी करना है, बार बार इशारा आ रहा है। मसर्रत आलम के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी में दो राय है। सलमान सोज, सैफुद्दीन सोज कुछ और राय रखते हैं और कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय मीडिया कुछ और राय रखता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने की ज़रूरत है कि क्या मसर्रत आलम की दोबारा गिरफ्तारी की पैरोकारी कांग्रेस पार्टी करेगी? व्यक्तिगत राय भिन्न भिन्न व्यक्तियों की हो सकती हैं, पार्टी की राय इसमें बड़ी स्पष्ट रही है। 2010 में जब पूरे कश्मीर में पत्थरबाजी हुई और जम्मू कश्मीर की रियासत का पूरा प्रांत कई महीनों तक बंद रहा, 112 नौजवानों की जानें गई, तो एक सोचे समझे षड्यंत्र के साथ, जिसमें अंतरराष्ट्रीय ताकतों का हाथ और फंडिंग दोनों थी, इनका सरगना कौन था? वो थे मसरत आलम भट्ट। वो ना केवल अलगाववादी हैं, पर राष्ट्र विरोधी बयानात लगातार देते आए और जिस दिन छूटे उस दिन फिर उन्होंने कहा कि हुकूमतें बदल जाने से वास्तविकताएं नहीं बदल जाएंगी। उनका इशारा जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा होने की तरफ था। मोदी जी ने बड़े बड़े बयान दिए संसद के अंदर और कहा कि वो राष्ट्रीय आक्रोश से जोड़ते हैं, पर हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आखिर में हुआ वही जो पीडीपी चाहती थी। क्या अलगाववादियों और उग्रवादियों से इस प्रकार के ढुलमुल रवैये से सरकार निपटेगी? ये हम गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज भी जम्मू कश्मीर को देश का अभिन्न अंग होने के बारे में प्रश्न चिन्ह उठाता है तो देश के गृह मंत्री को उसको गिरफ्तार करने का सफिशिएंट ग्राउंड है। मुझे लगता है पीडीपी बीजेपी की सरकार को सत्ता लोलुपता छोड़कर देश राष्ट्रहित के बारे में सोचना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने प्रधानमंत्री से पूछ लिया, गृह मंत्री से पूछ लिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सैफुद्दीन सोज के खिलाफ कार्रवाई होगी? इन्होंने पार्टी के विपरीत बयान दिया है इस मामले में। मैंने सैफुद्दीन सोज साहब का बयान देखा है, वो हमारे एक महत्वपूर्ण नेता हैं कश्मीर में, उनका मत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके मत से सहमत नहीं। किसी व्यक्ति का मत जो मसरत आलम भट्ट, जो मूलभूत तौर से राष्ट्र विरोधी विचारधारा का परिचायक है, अगर उसके हक में मत है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक सामूहिक जिम्मेवार राजनीतिक दल के तौर पे उनसे सहमत नहीं। शुक्रिया। तो ये थे रणदीप सुरजेवाला, मीडिया के प्रभारी नए नवेले, साफगोई से बात करते हुए। IBN 7 पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है।